हेलो गैस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिवाइज इन लास्ट मंथ फॉर जेई मेंस, ताकि आप जो परफॉर्मेंस है अपनी परफॉर्मेंस को एक अच्छा लेवल दे सको। तो देखो यार, अपने पास बस जेई मेंस 1 के लिए ये लास्ट का एक मंथ है ना। अब आप सभी यही चाहते होगे कि लास्ट के एक मंथ में कैसे पढ़ें कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटाइल आ सके। तो मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको वीक वाइज वीक शेयर करूँगा, जिसको फॉलो करके आप अगर अभी 85 परसेंटाइल वाले रेंज में हो तो आप 97-98 परसेंटाइल तक एक मंथ की अच्छे से रिवीजन करने पे, जो जैसा मैं बोलूँगा वैसा करने पे आप 97-98 परसेंटाइल तक जा सकते हो, और बल्कि बहुत अच्छे से मेहनत कर ली तो 99 परसेंटाइल तक भी पहुँच सकते हो। इस प्लान को जो मैंने बनाया है थोड़ा परसेंटाइल को बढ़ाने को देख के बनाया है। तो इसमें जो मैथ का पोर्शन है थोड़ा मतलब मैंने छुड़वा दिया है, क्योंकि उससे क्या होता है, मैथ का अगर आप पूरा पोर्शन कर भी लोगे तो पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल टॉपिक्स मैथ्स के पढ़ के जाओ। वो सिंपल टॉपिक का अगर क्वेश्चन है तो आप उसे अटेम्प्ट करो, बाकी छोड़ दो। जैसे फिजिक्स सबसे ईजी पार्ट आता है जेई मेंस में, है ना। देखा जाए तो जेई मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, एडवांस की बात नहीं कर रहा। एडवांस में थोड़ा अलग होता है, बट जेई मेंस में देखा जाए तो स्पेशली फिजिक्स सबसे ईजी होती है, क्योंकि फॉर्मूला होते हैं और 2-3 फॉर्मूला लग के डायरेक्ट क्वेश्चन हो जा रहा होता है कई बार। तो फिजिक्स जो होती है सबसे इजी होती है, फिर केमिस्ट्री होती है, फिर मैथ्स होती है। तो मैंने इस प्लान में थोड़ा ये देख के रखा है कि फिजिक्स का सबसे अधिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए, कवर हो जाए एक मंथ में, और फिर केमिस्ट्री का, फिर मैथ्स का, क्योंकि मैथ्स सबसे टफ होती है ना, और उसके क्वेश्चन करने में टाइम भी लगता है। अगर आपको भले कॉन्सेप्ट आते हैं मैथ्स के पूरे, तो आप क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाओगे। तो अगेन वही वाली बात है, आपको परसेंटाइल बढ़ाना है तो मतलब सिंपल सी बात है, आप फिजिक्स का पोर्शन फिजिक्स में सबसे अधिक स्कोर करो, केमिस्ट्री में उसके बाद स्कोर करो, उसके बाद मैथ्स में, क्योंकि वही मतलब ईजी टू हार्ड जा रहे हैं अपन, है ना। तो ईजी वाला पोर्शन अपन सबसे अधिक कवर करेंगे, टफ वाला पोर्शन अपन कम से कम कवर करेंगे इस प्लान में। तो गाइस, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अपने को कितने आवर्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको 14 आवर्स पढ़ना चाहिए, जिसमें 4 आवर्स केमिस्ट्री आप पढ़ोगे, 4 आवर्स फिजिक्स पढ़ोगे, 4 आवर्स मैथ्स पढ़ोगे, 2 आवर्स का रिवीजन करोगे। रिवीजन क्या करोगे, जो आपने पहले पढ़ चुका, मतलब जैसे आपने डे 1 में तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो, बट डे 2 में आप डे 1 का पढ़ लेना, डे 3 में आप डे 1-2 का देख लेना। ठीक है, तो मतलब आप वो चीज़ें रिवाइज करोगे जो चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, और 7 घंटे की नींद जो कि आई थिंक लेनी चाहिए आपको। ठीक है, आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हो अगर आप रिड्यूस कर सकते हो, बट ज़्यादा मत करना। ठीक है, क्योंकि फिर स्लीप साइकिल अगर, क्योंकि आप लोग मुझे मेरे हिसाब से 7 से 8 घंटे सोते होगे, है ना। तो इसको ज़्यादा रिड्यूस मत करना, है ना, क्योंकि अचानक से रिड्यूस करने से आप इफेक्टिवली काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इफेक्टिव रहने के लिए हाँ 7 आवर्स से, मुझे नहीं लगता कि 7 आवर्स से ज़्यादा भी स्लीप की जरूरत है आपको। ठीक है, 7 आवर्स की स्लीप से आप मतलब पूरा दिन मतलब एक्टिव रह सकते हो। ठीक है, और अदर एक्टिविटीज़ में 3 आवर्स ही आपको लगाने हैं, मतलब डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, ये सब जो है आपको 3 घंटे में कंप्लीट करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे अपन अदर एक्टिविटीज़ को, क्योंकि लास्ट का एक मंथ है। आप जितना कर सकते हो उतना ग्राइंड करो अपने आप को। ठीक है, जितने ज़्यादा मार्क्स आप ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो उतना मार्क्स इंप्रूव करो, क्योंकि परसेंटाइल इंप्रूव करनी है तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप 14 आवर्स का अब पढ़ाई नहीं करोगे तो यार पहले भी आप नहीं उतने सीरियस रहे नहीं, आप अब भी नहीं रहोगे, तो फिर ये वही वाली बात है कि वही आप 90 परसेंटाइल स्कोर करोगे, आपको कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा जेई मेंस में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 96-7 परसेंटाइल पे तो जाना पड़ेगा, थोड़ा भी मतलब ठीक ठाक, अगर आप कॉलेज सोच रहे हो, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो, और जनरल कैटेगरी से हो तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। 14 आवर्स हम पढ़ाई करेंगे। अब अपन आते हैं वीकली प्लान क्या रहेगा, कि मतलब कौन से चैप्टर किस दिन अपन कवर करेंगे और कैसे मतलब फॉलो करेंगे। तो गाइस, एक और बात बोलनी थी, ये प्लान उन लोगों के लिए है जिनका मतलब पूरा सिलेबस कवर हो चुका है। भले आपने कैसे भी मतलब घिसे पिटे तरीके से किया हो, बट आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, मतलब कोचिंग वगैरह में, ये मान के मतलब मैंने इस प्लान को बनाया है। ठीक है, तो मतलब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि मेरे को ये काम है अलग से कोचिंग का। ठीक है, मुझे कोचिंग जाना है, ये सब मैंने होप किया कि आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है अभी एक मंथ में लास्ट में। ठीक है, नहीं तो क्योंकि आप फिर ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, ये पढ़ने के लिए मतलब आप मतलब पूरे दिन घर पे होने चाहिए, मतलब खाली मतलब कोई और काम नहीं होना चाहिए कि कोचिंग जाना है, मुझे स्कूल जाना है, ऐसा कुछ काम नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने उस हिसाब से ही प्लान बताया। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप स्कूल वगैरह जा रहे हो, क्योंकि स्कूल वगैरह जाओगे तो फिर ये सब कैसे मैनेज होगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मैंने माना है कि लास्ट एक मंथ आप घर पे बैठे हो, ठीक है, और आप फ्री हो पूरा दिन। ठीक है, तो गाइज ये रहा हमारा वीक 1 का प्लान। इसमें अपन डे 1 पे मैथ्स में मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे, स्टैट्स करेंगे। ठीक है, दोनों छोटे छोटे टॉपिक हैं, है ना, 2-2 घंटे में कवर किए जा सकते हैं। अब इसमें 1 घंटा जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग में आप क्या करेंगे, आप मैथमेटिकल रीजनिंग का वीडियो देख लेना, है ना, क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग सिंपल होती है। 1 घंटे में आपका एक घंटे का वन शॉट मिल जाएगा आपको कहीं पर यूट्यूब पे। ठीक है, 1 घंटे पे वो करना है, 1 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। स्टैट्स का तो शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हो, है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग में मैंने शॉर्ट नोट्स इसलिए नहीं बोले क्योंकि मैथमेटिकल रीजनिंग में जो कॉन्सेप्ट होते हैं शॉर्ट नोट से थोड़ा कम समझ में आएंगे, है ना। स्टैट्स वगैरह में डायरेक्ट आपको फॉर्मूले वगैरह पता चल जाएंगे, है ना। और देखो ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मैथ्स के, क्योंकि यहाँ से 4-4 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। और ऐसा किसी शिफ्ट में नहीं होता है कि ये इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो एटलीस्ट आप ये 8 नंबर बटोर लो। ठीक है, फिजिक्स में आप डे 1 में काइनेमेटिक्स करोगे, केमिस्ट्री में एक मोल कॉन्सेप्ट करोगे। आपको लगेगा कि काइनेमेटिक्स थोड़ा बड़ा टॉपिक है
ऐसा नहीं हो पाएगा। बट शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। और चैट जीपीटी में मेरा एक और वीडियो आने वाला है फ्यूचर में, जल्दी आएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो और उससे मतलब समझ सकते हो कि मतलब चैट जीपीटी कैसे यूज़ करना है ये सब के लिए। तो काइनेमेटिक्स जैसे चैप्टर है तो मतलब थोड़ा लेंदी लगता है, बट ये फर्स्ट टाइम के लिए लेंदी होता है ना। बाद में आप रिवाइज कर रहे होते हो तो ये छोटा ही लगता है ना, मतलब क्योंकि फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट आपको, है ना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपके दिमाग में मतलब रटे हुए होते हैं, क्योंकि आपने आगे चैप्टर्स में भी यूज़ किए होते हैं उनको। फिर मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट भी वैसे ही चैप्टर है केमिस्ट्री का, पहली बार में लगता है कि बड़ा चैप्टर है, बट बाद में आपने हर जगह यूज़ किया होता है थोड़ा थोड़ा उसको, तो वो मतलब ऐसा ऑलरेडी रिवाइज रहता है आधा, तो मतलब आधे कॉन्सेप्ट तो आपको पहले से पता रहते हैं, बस आधे ही देखने होते हैं। तो आप मूल कॉन्सेप्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है। उसके बाद आप मैथ्स में सेट्स एंड फंक्शंस रिलेशन करोगे, ठीक है, एक दिन में। फिर एनालिसिस एंड फ्रिक्शन करोगे, रिडॉक्स करोगे केमिस्ट्री में। डे 3 में आप पीएनसी करोगे और डे 4 में प्रोबेबिलिटी करोगे। इधर मैंने थोड़ा मैथ्स में, अब हो सकता है किसी को लगे कि पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी तो टफ चैप्टर हो गए, मेरे को तो मतलब इतना जल्दी नहीं कर पाऊंगा मैं, तो आप इसमें ये चैप्टर छोड़ सकते हो। हमारी स्ट्रेटजी में जो चैप्टर नहीं है मैथ में, मतलब जो मैंने बोल दिया है कि लीव कर दो उनको, आप उनमें से इजी चैप्टर जो आपको लगते हैं आप वो कर सकते हो इनके जगह। मुझे ये इजी लगते थे इसलिए मैंने यहाँ बस लिखा है, ठीक है। आपको जो इजी लगते हैं आप वो कर सकते हो, जो हमारी स्ट्रेटजी में नहीं रहेंगे, ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी में मैथ के कई चैप्टर नहीं रहेंगे। तो और डे 3 में आप फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी करोगे, डे 4 में सर्कुलर मोशन करोगे, डे 3 में आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करोगे और डे 4 में सॉल्यूशन चैप्टर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वगैरह जिसमें आप वो वाला करोगे। उसके बाद डे 5 में आप इनइक्वालिटी करोगे। इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम वगैरह बहुत सिंपल सी आती है ना। लॉग प्रॉब्लम्स करोगे, लॉग में मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लॉग की, वो प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, या तो फिर वो यूज़ होता है कहीं, है ना, तो आपको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी, है ना, ताकि आपको कहीं यूज़ करना हो तो इजीली आप यूज़ कर सको। पता चला बेसिक ही नहीं बन रहा, लॉग ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हो और उसके कारण आपके अच्छे टॉपिक के क्वेश्चन छूट गए, ठीक है। फिर आप डे 5 में फिजिक्स में एसएचएम करोगे और केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट करोगे। डे 6 में मैक्सिमा मिनिमा करोगे मैथ्स में और साउंड वेव्स करोगे फिजिक्स में, और डे 6 में आप केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स करोगे। और ये सारे जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं ये थोड़ा वो चैप्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ऐसा नहीं है कि इन चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। इवन मोल कॉन्सेप्ट हो गया 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉरी माय मिस्टेक, काइनेमेटिक्स हो गया, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी कभार 3 भी आ जाते हैं, हालांकि ज़्यादा चांसेस 2 के हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग स्टैट्स हो गया 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी पीएनसी से मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, देखा जाएगा प्रोबेबिलिटी से एक ही आता है बट पीएनसी से 2 क्वेश्चन देते हैं हम, ठीक है, एग्जाम वाले। इनइक्वालिटी वगैरह का मतलब कोई कंफर्मेशन तो नहीं है क्वेश्चन आएगा कि नहीं, बट ये ना बीच में यूज होता है, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और मतलब ये क्वेश्चन अगर आएगा तो बन जाएगा, है ना। ये टॉपिक वो वाले हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। जैसे अब आपने आरबीडी पढ़ लिया, है ना, रिजिड बॉडी डायग्राम चैप्टर पढ़ लिया फिजिक्स का, वहाँ से जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आके भी तुमसे बनेगा कि नहीं, बट ये वो चैप्टर्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बनाने के बहुत अच्छे चांसेस है। अगर आप नहीं बना पाते तो लीव कर दो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है क्वेश्चन, ठीक है। ये गलती हो जाती है कई बार एग्जाम में कि करना ही है ना। डे 7 में मैंने लीव कर दिया है मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। अब मॉक टेस्ट तो 3 घंटे का हुआ, मतलब क्या मतलब 1 घंटे में चेकिंग हो जाएगी, 3 घंटे में पेपर दे देंगे, बाकी 10 घंटे फ्री। नहीं, आपको हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही चलना है, 14 आवर्स की पढ़ाई करनी है, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में तो जब आप सुबह उठोगे तो 5-6 घंटे आप रिवाइज करो, ठीक है, 2 घंटे मैथ्स रिवाइज करो, 2 घंटे फिजिक्स रिवाइज करो, 2 घंटे केमिस्ट्री रिवाइज करो। उसके बाद मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देने के बाद आप रीअटेम्प्ट मॉक टेस्ट को करो, जो कि मैंने एक वीडियो पे बताया था, है ना, कि रीअटेम्प्ट क्यों करना चाहिए। रीअटेम्प्ट इसलिए करना चाहिए कि यार मान लो कोई क्वेश्चन हो सकता है आपने टाइम कम होने के कारण ना किया हो, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो क्वेश्चन एटलीस्ट जो इन चैप्टर से आए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आप रीअटेम्प्ट कर लो, ठीक है, ताकि आपसे ऐसा ना हो कि मैंने क्वेश्चन बस टाइम के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। आप रीअटेम्प्ट करो और फिर चेकिंग करो कि भाई हाँ, बट अगेन इस चीज़ को अलग रखना, ऐसा मत रखना कि मार्क्स आप उस क्वेश्चनों को भी जोड़ के निकाल रहे हो, ठीक है। ये मतलब आपको सबसे पहले तो मॉक टेस्ट दे देना है, वो एक अलग कॉपी हो गई, और कुछ अलग पेजेस में आप वो क्वेश्चन को भी सॉल्व करो जो आपसे बन रहे हैं अभी भी, मतलब पेपर को होने के बाद भले 5 मिनट 6 मिनट लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, बट हो जा रहे हैं क्वेश्चन आपसे, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। कहीं दिक्कत हो रही होगी थोड़ी बहुत, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है। भले हो सकता है आपको टाइम नहीं रहा हो इसलिए आपने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। और आपको हाँ फुल सिलेबस का ही देना है, क्योंकि फुल सिलेबस का पेपर मॉक टेस्ट देने से ये होगा कि आपको फ्यूचर के टॉपिक से भी पता चल जाएगा कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मोल कॉन्सेप्ट के किन टॉपिक से क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपको मतलब फ्यूचर वाले टॉपिक से भी ये पता चलेगा अच्छा इस टॉपिक से आता है, भले आपने इस पेपर में क्वेश्चन छोड़ दिया, बट आपको ये गलती नहीं करनी है कि मॉक टेस्ट आप इन टॉपिक्स के हिसाब से दे रहे हो। मॉक टेस्ट फुल सिलेबस का दो, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है, प्रोसेस एट द एंड बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आप प्रोसेस में बस लगे रहे, है ना, रिजल्ट एट द एंड बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अभी हो सकता है आपको लगे कि यार इतने टॉपिक थे, इतने ही मार्क्स बने मेरे, बहुत कम नंबर बने, कोई दिक्कत नहीं है, एट द एंड आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे जब आप और सारे टॉपिक कर लेंगे वीक 2 वीक 3 वीक 4 में। तो ये वीक 1 का प्लान था।
अब अपन वीक 2 के प्लान में चलते हैं। तो गाइज ये हमारा वीक 2 का प्लान, जिसमें अपन डे 1 में हाइट एंड डिस्टेंस करेंगे, जो कि इजी क्वेश्चन आता है हाइट एंड डिस्टेंस से, अगर आता है तो मैथ्स में, ठीक है। फिर अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स करेंगे फिजिक्स में। अब इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखो मैंने कैपेसिटर को अलग रखा है, तो ये मत सोचना इलेक्ट्रोस्टैट्स बहुत बड़ा चैप्टर है, एक दिन में नहीं होता। कैपेसिटर को अलग रखा है मैंने, ठीक है। और सरफेस केमिस्ट्री में अपन सरफेस केमिस्ट्री करेंगे डे 1 में। देन डे 2 में अपन वेक्टर एंड 3D करेंगे। ये बड़ा है इसलिए मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है, मतलब वेक्टर एंड 3D आपको 2 दिन में करना है, डे 2 में करना है। आप चाहो तो मतलब डे 2 में वेक्टर बस कर लो, कंप्लीट कर लो, और डे 3 में 3D कर सकते हो। डे 2 और 3 में जैसे कैपेसिटर और ग्रेविटेशन करना है। ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैट से मिलता जुलता है ना, तो ये तो बल्कि जल्दी हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब 4 घंटे भी नहीं लगेंगे, 3 ही घंटे लगने चाहिए ग्रेविटेशन में। और डे 2 3 में अपने को केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम करना है। आयनिक छोड़ दो, ठीक है, आयनिक क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट भी है करना, और क्वेश्चन हो भी नहीं पता कई बार, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप केमिकल इक्विलिब्रियम कर लो, क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल्स वगैरह है उससे सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, ये सब सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो केमिकल इक्विलिब्रियम मत छोड़ना, आयनिक छोड़ दो, ठीक है। हाँ, अब किसी को आयनिक आता है अच्छे से, तो आप 1-2 घंटे कहीं से मैनेज करके निकाल के आप कर लें, ठीक है। उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दें, ठीक है। जिनको आता है वो तो कर ही सकते हो कहीं से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, ठीक है। और डे 3 में केमिस्ट्री में आपको पीरियोडिक टेबल करना है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नाम का एक चैप्टर होता है, पीरियोडिक टेबल उसे बोलते हैं थोड़ा। उसमें ट्रेंड्स वगैरह होते हैं कि अच्छा ऐसे जाने पे ये होता है, नाम वगैरह उसमें होता है कि भाई अच्छा नेमिंग कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर, ठीक है, इनऑर्गेनिक का। और उसके बाद आपको डे 4 में मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, और फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग करना है। केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा बड़ा होता है, तो डे 5 में भी केमिकल बॉन्डिंग है। और डे 5 में सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट करना आप, और डे 5 में जैसे फिजिक्स में आप मैग्नेटिज्म कंप्लीट करना, और डे 6 में स्ट्रेट लाइन मैथ्स में, अर्थ मैग्नेटिज्म फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डे 7 में आप मॉक टेस्ट देना 2 फुल सिलेबस, जैसे मैंने बोला था मॉक टेस्ट आपको वैसे ही देना है। और देखिए जैसे आप डे 2 में हो, ठीक है, मैंने ये चीज़ नहीं बताई थी पहले वीक के प्लान में, बट अभी बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला था कि 14 आवर्स की स्टडी आपको करनी है, तो 12 आवर्स की तो स्टडी आपके सब्जेक्ट्स की हो गई, 4 घंटे। बट 2 जो घंटे हैं आप क्या करना, जब डे 2 में होगे तो डे 1 का पढ़ना, ठीक है। डे 3 में होगे तो डे 2 और डे 1 का कर लेना, क्योंकि अब डे 3 में हो, एक बार ये रिवाइज भी कर चुके हो, एक बार पढ़ भी चुके हो, तो आपको बहुत जल्दी हो जाएगा डे 1 का। डे 2 का आपको ज़्यादा मेजरली ध्यान देना है। फिर डे 4 में आप डे 3 डे 2 का करना, डे 5 में डे 4 डे 3 का करना, ऐसे ही आप करना। और जिस दिन मॉक टेस्ट दोगे आप अगेन पूरा वीक का रिवाइज करना। और वीक का मतलब हो सकता है कि इस वीक में आपको पिछले वीक का भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़े, ठीक है। बट आपने कई बार पढ़ चुका है तो आपको जल्दी हो जाएगा वो, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो अगेन आपको मॉक टेस्ट 2 देना है फुल सिलेबस। आपके मार्क्स वीक 2 के बाद इंप्रूव कर जाएंगे काफ़ी, ठीक है, क्योंकि आपने नए चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। और ये काफ़ी वेटेज वाले चैप्टर है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, 3 क्वेश्चन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर वगैरह देख लेना, एक क्वेश्चन डायरेक्ट नोमेनक्लेचर से आ जाता है, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से हो सकता है क्वेश्चन आए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में ना ये यूज़ पड़ता है, क्योंकि कई सारे ट्रेंड्स बच्चे केमिकल बॉन्डिंग में बोलते हैं इतने ट्रेंड हैं इतने वो हैं, बट वो क्या होता है ना, आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा होता, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल में ही आपने ट्रेंड्स को कई याद कर लिया, तो आप दूसरे ट्रेंड्स को दूसरे ट्रेंड्स से रिलेट कर सकते हो। तो ये हमारा वीक 2 का प्लान था। अब आगे अपन देखेंगे वीक 3 का प्लान। तो गाइस अब अपन वीक 3 के प्लान में चलते हैं। तो वीक 3 के प्लान में डे 1 में अपन डिटर्मिनेंट्स करेंगे, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, और केमिस्ट्री में आप थर्मोकेमिस्ट्री का लेना। देखो थर्मोडायनेमिक्स जब आप फिजिक्स का करोगे तो केमिस्ट्री का भी कवर हो रहा है, बस आप हाँ डिफरेंस जान लेना केमिस्ट्री और फिजिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है वो बस जान लेना, बट थर्मोडायनेमिक्स इधर कर रहे हो मतलब उधर का भी हो रहा है अपने आप, ठीक है। और डे 2 में आपको मैथ्स में मैट्रिसेस करना है, ये दोनों से मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, ठीक है। कभी कभार मैट्रिसेस से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभार डिटर्मिनेंट से, ठीक है। और दूसरे चैप्टर से मतलब अगर जिससे 2 आ गए दूसरे वाले से 1 आएगा क्वेश्चन। डे 2 में आप इधर केटीजी करना, ठीक है। केटीजी छोटा होता है तो अगेन थर्मोडायनेमिक्स का जो भी पार्ट थोड़ा सा बच जाएगा आपका, जैसे थर्मोडायनेमिक्स बड़ा होता है तो आप वो केटीजी में कवर कर लेना। और थर्मोकेमिस्ट्री भी छोटी होती है, अगर आपको मतलब वो डिफरेंस वगैरह जानना है केमिस्ट्री में क्या होता है, मतलब आपने फिजिक्स का तो पढ़ ही लिया, आपको जानना है कि फिजिक्स टू केमिस्ट्री में क्या थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंस है, तो वो आप ये थर्मोकेमिस्ट्री के 1-1.5 घंटे में देख सकते हो। बाकी थर्मोकेमिस्ट्री छोटा पार्ट होता है ना, उसमें डेफिनेशंस वगैरह होती हैं कि आपको जानना पड़ता है, और हाँ थोड़े बहुत ही फॉर्मूले होते होंगे जो होते होंगे। डे 3 में आपको एरिया अंडर कर्व करना है। अब आप बोलोगे कि एरिया अंडर द कर्व कैसे कर लें, हमने तो इंटीग्रेशन ही नहीं आता अच्छे से। तो यार एरिया अंडर द कर्व जो होता है उसमें बस बेसिक इंटीग्रेशन चाहिए होता है कई बार, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं एरिया अंडर द कर्व वो बस एरिया निकलवाना चाहते हैं और बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले होते हैं। तो अगर बेसिक इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जा रहा है क्वेश्चन तो आप एरिया अंडर द कर्व कर लो, क्योंकि अगर बेसिक से क्वेश्चन आ गया तो आप कर सको, अगर हाई लेवल क्वेश्चन आ गया तो फिर तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इंटीग्रेशन आप नहीं कर रहे तो। हाँ अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो आप एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो।
डे 3 में आप मॉडर्न फिजिक्स करोगे। अब मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है, बड़ा होता है, तो आप डे 4 पे भी मॉडर्न फिजिक्स करोगे, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स के फिजिक्स में 3 चैप्टर दिए हैं, हालांकि वो 3 के बराबर होते नहीं हैं, छोटे छोटे ही चैप्टर रहते हैं, बट अगेन 2 दिन तो लगेंगे मॉडर्न फिजिक्स करने में। और हाँ, जब आप यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे थे तो कुछ चीज़ें जो थी आपको लगेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर भी एक दिन का चैप्टर नहीं है, तो आपको हो सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत चीज़ें आप छोड़ सकते हो यहाँ पे। एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो पोर्शन कंप्लीट करो जो फिजिक्स में नहीं आता। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जैसे रेडियस वगैरह हो गया, जो न्यूक्लियस वगैरह का होता है, वो इधर भी आएगा मॉडर्न फिजिक्स में भी। तो ऐसा है कि कुल मिला के आपको वो जो पोर्शन होता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप इधर कर रहे हो, मॉडर्न फिजिक्स इधर कर रहे हो, मॉडर्न फिजिक्स इधर कर रहे हो, तो ओवरऑल आपको मिला के आपको वो पोर्शन आने लगना चाहिए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेपरेट पार्ट होता है, जो मतलब फिजिक्स में नहीं आता और जो फिजिक्स में आता है, ठीक है। आपको वो पार्ट कवर कर लेना है, मतलब ये 3 दिनों में मतलब मिला के, ठीक है। और इधर आपको पी ब्लॉक थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है, चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा याद करने की, तो आप 2 दिन में ही कर सकते हो पी ब्लॉक को, डे 3 और डे 4 में। आगे डे 5 में अपन को डे 4 में अपन को मैथ्स में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी करनी है। डे 5 में आपको इसी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक दिन में हो नहीं पाएगा इतना, ठीक है। और इन टॉपिक से हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, 2 से इवन 3 भी आ सकते हैं, बट 3 हाँ मैक्सिमम है, 2 आ जाएंगे, वैसे 2 तो आते ही है। डे 4 में अपन फिजिक्स में तो रिपीट कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, और डे 5 का तो मैंने बता दिया पी ब्लॉक। और डे 5 में लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी को कंटिन्यू रखना है, फिजिक्स में अल्टरनेट करना है आपको, और डे 5 में ट्रांजिशन एलिमेंट करना है, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट आपको कंप्लीट करना है। डे 6 में आप बाइनोमियल करोगे, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर जो है। फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स करोगे, रे ऑप्टिक्स थोड़ा बड़ा है, एक दिन में होगा नहीं, बट अगेन वेव ऑप्टिक्स फिर छोटा होता है, तो आप रे ऑप्टिक्स में हो सकता है कि 4 घंटे से आपको 5 घंटे लग रहे हो, तो आप रे ऑप्टिक्स जितना होता है 4 घंटे में उतना कवर कर लो, और 1 घंटे में आप वेव ऑप्टिक्स वाले दिन में कर लो, और वेव ऑप्टिक्स 3 घंटे का ही होता है यार, छोटा होता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। और यहाँ तो डे 6 में आपको केमिस्ट्री में IUPAC करना है, नोमेनक्लेचर, जो कि ऑर्गेनिक में यूज़ होगा, ठीक है। अब देखो IUPAC से जरूरी नहीं है क्वेश्चन आए, बट आपको ऑर्गेनिक का अगर ऐसा हो कि पता चले ऑर्गेनिक में हो क्या रहा है, तो आपको IUPAC करना पड़ेगा, बेसिक आएगा तभी आप आगे बढ़ सकते हो। तो एक दिन हाँ, अब ये जरूर हो सकता है बहुत लोगों को IUPAC आता हो, ठीक है, तो आप कुछ और कर सकते हो, बट अगेन IUPAC अगर नहीं आता तो आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा अच्छे से। तो वही आपको IUPAC नोमेनक्लेचर रिवाइज करना है कि अच्छा किस कब कौन सा लॉ लगता है, कैसे काउंटिंग वगैरह होती है, कैसे नोमेनक्लेचर नाम लिखते हैं, सही नाम, ठीक है। और हाँ, क्वेश्चन आ सकता है, नीट में तो क्वेश्चन आ जाता है, बट जेई में क्या होता है कम क्वेश्चन होते हैं, तो आने के चांसेस घट जाते हैं वहाँ से, ठीक है। बट नीट वगैरह में तो डायरेक्ट IUPAC नेम से क्वेश्चन भी आ जाता है, बट हाँ जेई में कभी कभार ही आता है, मतलब 100% कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आए, ठीक है। और आपको डे 7 में आपको अगेन मॉक टेस्ट 3 देने हैं फुल सिलेबस का। यहाँ पे आपके और मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे, क्योंकि आपने मतलब अगेन 3 वीक्स का कंप्लीट कर लिया है, और लगभग सिलेबस कवर हो रहा है ना। आप केमिस्ट्री में देखोगे तो आपका फिजिकल और इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गया है, आप ऑर्गेनिक में एंटर कर चुके हो, ऑर्गेनिक जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक में मतलब मार्क्स स्कोर करना। अब हाँ, आप तुम बोलोगे कि मेरे से तो इनऑर्गेनिक में स्कोर नहीं हो रहा, बट इनऑर्गेनिक यार लॉजिकल होती है अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग आती है, अगर आपने पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर लिया तो आपको लॉजिकल लगेगा, मतलब आधा पी ब्लॉक से जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉपर्टीज ट्रेंड्स वगैरह के होते हैं, और ट्रेंड वगैरह वहाँ आपने पढ़ा होता है। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं रटने वाली, बट अगेन यार रटने से मतलब वो तो अच्छा ही है कि मतलब कुछ भी हो रहा है, ये रिएक्शन ऑर्गेनिक में तो कुछ भी रिएक्शन करवा दे रहे हैं, जेई मेंस वगैरह में भी, मतलब एडवांस में तो पूछो ही मत क्या हो रहा है, ठीक है। जेई मेंस में ही मतलब कुछ भी रिएक्शन हो जा रही है, मैकेनिज्म वगैरह उतना अच्छे से आता नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा, मतलब टेम्परेचर वगैरह लिखा है कहीं, मतलब NCERT में किसी कोने में लिखा होगा, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो उससे अच्छा तो इनऑर्गेनिक ही है, किसी कोने में तो एटलीस्ट रिएक्शन के टेम्परेचर वगैरह तो याद नहीं करने पड़ रहे, है ना। तो पी ब्लॉक मतलब इनऑर्गेनिक मेरे को ज़्यादा सही लगता था इन कंपेरिजन ऑर्गेनिक, ठीक है, मेरे को डिफिकल्टी आती थी ऑर्गेनिक, तो मैंने इस हिसाब से इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर लिया। हाँ, किसी को हो सकता है ऑर्गेनिक पसंद हो, ऑर्गेनिक ज़्यादा इजी लगती हो, तो आप ऑर्गेनिक के चैप्टर रख दो यहाँ, पी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट हटा दो, आप क्या करो, आप ऑर्गेनिक की कंप्लीट कर दो चैप्टर, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक में स्कोर कर सकते हो तो ऑर्गेनिक वाले चैप्टर कंप्लीट करो, ठीक है। बट ये मैंने उस हिसाब से सोचा है कि इनऑर्गेनिक ज़्यादा ईजी है स्कोर करना लास्ट टाइम पे स्पेशली, क्योंकि ऑर्गेनिक वगैरह तो प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी तब आएगी। पी ब्लॉक वगैरह में प्रैक्टिस वगैरह नहीं है कुछ, डायरेक्ट जो लिखा होगा आपके NCERT में वहीं से कुछ क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। वो भी मतलब ऐसा भी नहीं होता है कि पी ब्लॉक से किसी भी कोने से क्वेश्चन आए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो रिएक्शन का होता है पी ब्लॉक का ज़्यादातर, और मतलब उसमें कुछ आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट टू स्टेट पूछ लेता है, सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, जो कि लिखा होता है मतलब लाइनों में NCERT को, मतलब आपको NCERT रीड करनी है पी ब्लॉक में, ठीक है। एक दिन मतलब आप रीड कर सकते हो, अगले दिन आप अगेन एंड अगेन जो आपने हाईलाइट पॉइंट किए हैं उनको आप बार बार ध्यान दे सकते हैं,
है ना, ताकि आपके दिमाग में रहे। तो अब अपन वीक 3 का प्लान हो गया, वीक 4 के प्लान में चलते हैं। तो गाइस ये हमारे फाइनली लास्ट वीक का प्लान है, जिसमें अपन ने मैथ्स पोर्शन नहीं रखा है। देखो यार, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये थोड़ा मैथ्स के लिए नहीं बना है, ठीक है, ये जो प्लान है, क्योंकि मैथ्स में क्या है कि यार अब जो जितनी चीज़ें मैंने बताई थी वो चीज़ें ईजी है। उसके बाद अगर आप कोनिक सेक्शन वाला पार्ट में घुसोगे, है ना, पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, वही चीज़ें हैं, और इंटीग्रेशन हो गया। ये चीज़ें ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है इन चैप्टर्स के कारण मेरी जेईई मेंस परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब हुई, क्योंकि इनको करने के चक्कर में जो मैथ्स में मेरे से हो सकता था, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, अच्छे से इनके क्वेश्चन कर सकता था, उतने अच्छे से मैं कर नहीं पाया, ठीक है। तो और लिमिट कंटिन्यूटी ये सब के भी क्वेश्चन किए जा सकते थे, बट इंटीग्रेशन के चक्कर में इंटीग्रेशन भी नहीं हुआ, और उसके चक्कर में बाकी सारी चीज़ें भी रह गई। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, मैथ्स के बाकी जो चैप्टर है आप छोड़ दें। अगर आपको आता है इंटीग्रेशन अच्छा खासा, तो आप मैथ्स के इंटीग्रेशन वगैरह कर सकते हो, है ना। फिर आप ये अल्काइल हैलाइड वाली चैप्टर, मतलब जो भी आपका वीक पोर्शन आप उसे हटा दो और उसको कर लेना, ठीक है। तो अपन इस प्लान पे चलते हैं। तो डे 1 पे आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है ताकि आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएं, और फिजिक्स में आपको वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको जीओसी पढ़ना है ताकि अगेन बेसिक्स अच्छे हो जाएं। आपको डे 2 में ऑल नेम रिएक्शन पढ़ना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट नेम रिएक्शन आ जाता है, उनको मैच वैच करने का क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, ठीक है। आपको यहाँ सेमीकंडक्टर करना है डे 2 में फिजिक्स में, और डे 2 में केमिस्ट्री में आपको ऑल इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रिएक्शन देखनी है। इसमें आपने नेम रिएक्शन देखी थी, जो नेम्ड रिएक्शन होती है डायरेक्ट जो हो रही होती है, और इसमें आपको मैकेनिज्म वाली रिएक्शन देखनी है, जिसमें मतलब एक मैकेनिज्म होता है कि भाई कोई सा मैकेनिज्म हो रहा है, वो वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखनी है, ठीक है। इसमें मतलब सारे चैप्टर्स के थोड़ी थोड़ी पोर्शन हो गया, हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा कुछ पोर्शन अल्काइल हाइलाइड का हो जाएगा, कुछ फिनॉल अल्कोहल वाले चैप्टर का हो जाएगा, कुछ कार्बोक्सिलिक का हो जाएगा, बट अगेन मतलब पूरी चीज़ें तो नहीं कवर होंगी, ठीक है। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा पोर्शन हो जाएगा जब ऑल नेम रिएक्शन आप जान लोगे और ऑल इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रिएक्शन पढ़ लोगे तो, ठीक है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं और वो आप सॉल्व कर सकोगे अगर आपने इतना कर लिया तो। डे 3 में आपको अल्काइल हाइलाइट करना है, और फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन डिवाइस, ये छोटा चैप्टर है, ठीक है, और ये भी छोटा चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत छोटा चैप्टर है और एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसलिए आप हाइड्रोकार्बन को मत छोड़ना। और कई बार एक क्वेश्चन जो होता है वो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन लगता नहीं है, बहुत सिंपल होता है, बेसिक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन होता है वो, ठीक है। मतलब अगर आपने बुक रीड की है तो आप उसका जवाब लिख सकते हो, ठीक है, जैसे जनरल फार्मूला हो गया या कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो आप हाइड्रोकार्बन मत छोड़ना, ठीक है। और मैकेनिज्म वगैरह पढ़ लिया तो हाइड्रोकार्बन में कोई दिक्कत नहीं आएगी इधर बहुत ज़्यादा। डे 4 में आपको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ना है, ठीक है, 2-2 घंटे में हो जाएंगे दोनों, ठीक है। मतलब क्वांटिटेटिव में डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद कर लेने कि अच्छा कौन सा फॉर्मूला किस लिए कौन सा मेथड किस लिए यूज़ होता है, क्या कैलकुलेट करने के लिए। और क्वालिटेटिव में तो आपको कलर वगैरह का याद करना पड़ता है कि मतलब क्या रिजल्ट में क्या अपन आउटपुट दे सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सबसे मतलब एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। फिजिक्स में आपको यूनिट एंड डायमेंशन करना है, एरर इन मेजरमेंट करना है, और सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है केमिस्ट्री में दिया हो चैप्टर 1 में, मतलब जो बेसिक केमिस्ट्री होती है 11th का, उसमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर चैप्टर है, ठीक है। मतलब सिग्निफिकेंट चैप्टर नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह के बारे में लिखा है केमिस्ट्री में, और एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है। कई बार 2 नंबर को दे देता है, ये नंबरों को ऐड करने के बाद करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर नंबर लिख के दिखाओ, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, और क्वेश्चन एकदम ईजी होता है, और अगर आपने पढ़ा नहीं है तो अगेन वो छूट जाता है, ठीक है। तो आप इसको कर लें, मतलब ये आधे घंटे का काम है, ठीक है। और इसमें यूनिट एंड डायमेंशन भी सिंपल है, 1.5-2 घंटे लगेंगे। एरर इन मेजरमेंट में 1-1.5 घंटा लगता है, तो सिंपल चीज़ें हो जाएंगी। एरोमेटिक कंपाउंड आपको करना है, ठीक है। और डे 5 में आपको बायोमोलिक्यूल करना है ना। अब इसमें मतलब चैप्टर तो छोटा होता है, बट अगेन याद करने वाला बहुत होता है, तो आपको एक दिन पूरा लग जाएगा। फिजिक्स में आपको सरफेस टेंशन करना है, इलास्टिसिटी, अगेन फॉर्मूले वगैरह हैं फिजिक्स में, हो जाएंगे 2 चैप्टर 2-2 घंटे में, क्योंकि सरफेस टेंशन में बहुत ज़्यादा होता नहीं है। इलास्टिसिटी में तो होता भी है थोड़ा बहुत, बट अगेन सरफेस टेंशन में बहुत कम चीज़ें होती हैं, ठीक है। फॉर्मूला वगैरह याद कर लो तो डायरेक्ट होने लगते हैं क्वेश्चन। केमिस्ट्री में फिर इधर आपको पॉलीमर करना है, अगेन पॉलीमर भी याद करने में डिफिकल्ट होता है। बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर याद करने में डिफिकल्ट होता है, होते तो मतलब छोटे ही हैं, बहुत बड़े चैप्टर नहीं होते, बट अगेन याद करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। डे 6 में आपको सेंटर ऑफ मास करना है इधर, ठीक है। मैंने फिजिक्स का इधर चैप्टर लिया है क्योंकि ये चैप्टर छूट गया था, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन कई बार ईजी आ जाता है, ठीक है। आपको 3 डिफरेंट पार्टिकल दे दिए हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल, फिर आपसे उन तीनों का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, जो कि ईजी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप ये कर लो सेंटर ऑफ मास, आप पूरा चैप्टर मत करो, आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप इंपॉर्टेंट पार्ट कर लो। और हाँ, इसमें आरबीडी नहीं है फिजिक्स का, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आरबीडी करने के चक्कर में आप गए तो मतलब आप बस टाइम वेस्ट करोगे। हाँ, अगर किसी को आरबीडी आता है तो आपके पास इस दिन का जो 2 घंटे रिवीजन वाला टाइम है, आप उस पर कवर कर लो,
ठीक है। आपको अगर आता है, अगर नहीं आता तो लिव इट, छोड़ दो। आरबीडी का एक क्वेश्चन आएगा, छोड़ दो। मेंस में एक ही क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 20 जो आपके फिक्स्ड क्वेश्चन है आपको करने ही करने हैं, उनमें एक ही क्वेश्चन होता है आरबीडी का, उसमें छोड़ दो। और जो 10 क्वेश्चन है उसमें से आपने इतने चैप्टर फिजिक्स के कंप्लीट कर लिए हैं, आप इजीली 5 क्वेश्चन तो ढूंढ ही लोगे जो आपको आते होंगे, ठीक है। और फिजिक्स में इधर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स करना है, और लास्ट केमिस्ट्री में आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री करना है। ये थोड़ा ईजी याद करने में ईजी रहता है, ठीक है, पॉलीमर और बायोमोलिक्यूल के कंपेरिजन में। तो मतलब एनवायरमेंटल का तो यही सोच के रखना कि मतलब ये 3 चैप्टर के क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। मतलब आप ऐसे याद रखना, ठीक है, कि आपको मतलब एनसीईआरटी में मतलब हाईलाइट कर लेना पॉइंट्स को, ताकि आप लास्ट में अच्छे से रिवाइज कर सको। डे 7 में आपको मॉक टेस्ट देना है फुल सिलेबस का। अब ऑलमोस्ट आपका फिजिक्स का सिलेबस तो कवर हो गया, आरबीडी को छोड़ के मुझे नहीं लगता कुछ बाकी है, ठीक है। केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर्स बच गए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर हो गया, है ना। जैसे अपन ने हालांकि कुछ चीज़ें जैसे एरोमेटिक कंपाउंड किया तो कुछ चीज़ें हो गई होंगी, ऑल इंपॉर्टेंट मैकेनिकल रिएक्शन किया तो कुछ चीज़ें हो गई होंगी, अपन ने जब ये किया ऑल नेम रिएक्शन किया कुछ चीज़ें हो गई होंगी। बट अगेन बाकी सारी चीज़ें कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह बहुत लेंदी चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है। अल्कोहल फिनॉल वाला जो चैप्टर हो गया वो भी, फिनॉल तो हालांकि एरोमेटिक में हो जाता है आधा, तो फिनॉल अल्कोहल वाला जो चैप्टर हो गया वो भी, है ना, कीटोन वगैरह वाला, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती हैं, इसलिए मैंने छुड़वा दी है। और मतलब उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक पढ़ लोगे तो मुझे तो नहीं लगता भी नहीं है कि क्वेश्चन बनेंगे फिर और बल्कि कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है, अच्छा उसमें ऐसा होता था, इसमें ऐसा होता था, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप ऑर्गेनिक ट्राई करो कम से कम पढ़ने का। हाँ, अब किसी को फिजिकल नहीं समझ में आता, फिजिकल मतलब सॉरी इनऑर्गेनिक में याद करने में दिक्कत होती है, जैसे पी ब्लॉक के 2 दिन थे, तो आप पी ब्लॉक की जगह फिर वही कार्बोक्सिलिक कीटोन रख लो, और एक दिन आप अल्कोहल फिनॉल पढ़ लो, ठीक है। डे 7 में आपको फुल सिलेबस का टेस्ट देना है। अभी आपको पूरा सिलेबस हो गया लगभग। मैथ में मैंने बहुत सारा सिलेबस छुड़वा दिया है क्योंकि यार होगा नहीं, ठीक है। और अगर आप इस प्लान के हिसाब से चलते हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप फिजिक्स के लगभग 75 मार्क्स तक का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। और मतलब अटैम्प्ट तो 80 तक का कर सकते हो, है ना, अगर आपने अच्छे से किया तो 80 मार्क्स तक का फिजिक्स का पेपर। क्योंकि देखो आरबीडी का क्वेश्चन आपको एक छोड़ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आप छोड़ोगे, बट उसके अलावा तो आपको सब आता है। मैं मान लेता हूँ 3 क्वेश्चन आप ऐसे ही छोड़ दोगे, है ना। तो आप अच्छे से अगर आप करो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप फिजिक्स में 75 तक कर सकते हो। केमिस्ट्री में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, जैसे अपन ने पोर्शन भी छोड़ दिया है, तो आप 65 तक कर सकते हो। मैथ में अपन ने बहुत ज़्यादा पोर्शन छोड़ा है, तो आप लगभग उसमें 50 तक स्कोर कर सकते हो। और इनको जब सम अप करोगे तो 75 65 140 हो गया, 140 प्लस 50 190 हो गया। 190 मार्क्स मेरे ख्याल से 99% लाने में आपको ईजिली हो जाएगा। हालांकि पिछले साल थोड़ा कट ऑफ वगैरह हाई चला गया था, बट होपफुली इस बार नहीं जाएगा। इस साल शायद हो सकता है स्टूडेंट उतने ना रजिस्टर किए हों, ठीक है। ये सब मैंने नहीं देखा कि मतलब कितने स्टूडेंट रजिस्टर किए हैं कितने नहीं। तो देखो, है ना, 190 मार्क्स, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल का पेपर थोड़ा ईजी भी रहा होगा, ठीक है। अब मैंने पेपर तो नहीं देखा, बट मुझे ऐसा लगता है कि पिछले साल का पिछले साल के कंपैरिजन पेपर ईजी रहा होगा, तभी मार्क्स इतने अच्छे बच्चों के बन रहे थे। हालांकि बच्चे बढ़े थे, बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, इस कारण से भी हुआ था, बट मुझे लगता है पेपर ईजी भी होने के कारण हुआ था। तो ये जो चीज़ें हैं वो 190 मार्क्स देंगे। और मैं आपको सच्ची बताऊँ तो ये जो फिजिक्स का आपने पोर्शन कंप्लीट किया है, मैं बोल रहा हूँ 75 आप स्कोर करोगे, ये चीज़ करके मैंने 87 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैंने टोटल फिजिक्स में 87 स्कोर किए थे। मेरा पेपर मैं मानता हूँ उस साल जब मैंने दिया था जेईई मेंस 2 शिफ्ट, मुझे याद नहीं है, बट जो भी दिया था मैंने ईजी था पेपर, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स थे और मेरे को फॉर्मूले सब आते थे, ठीक है। मतलब मैंने आरबीडी छोड़ दिया था, और मुझे जहाँ तक याद है एग्जाम में भी मैंने आरबीडी का ही क्वेश्चन छोड़ा, एक आरबीडी का एक कहीं और का छोड़ा था। तो मैंने टोटल 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन गलत हो गया था। मुझे अब नहीं पता किस चैप्टर का क्वेश्चन गलत हुआ था, बट एक क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी 22 सही थे। तो मैंने इसी चीज़ को करके 87 तक स्कोर किया है, और मैं आपको बोल रहा हूँ 75 स्कोर करने को। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो हो गया, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में हालांकि मेरे से गलतियाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा, हालांकि मैंने इतना कुछ किया भी नहीं था। एल्काइल हाइड्राइड वगैरह मैंने बहुत खास किए नहीं थे। मैंने ऑल नेम रिएक्शन पढ़ा था, ऑल इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म रिएक्शन पढ़े थे, जीओसी स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी थी। बट हाँ, मैं इधर साइड नहीं गया था, थोड़ा एल्काइल हाइड्राइड, हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक वगैरह, मतलब बेसिक मतलब मैंने देखा था ऊपर से सब। बट अगेन मतलब क्वेश्चन जब पेपर हुआ तो केमिस्ट्री में मैंने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बट दिक्कत क्या हुई कि मेरे क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था केमिस्ट्री में। मतलब 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे मैंने, बट शायद आई थिंक 15 क्वेश्चन ही मेरे सही थे, 6 क्वेश्चन गलत थे केमिस्ट्री में। तो मतलब अटैम्प्ट तो मैंने केमिस्ट्री में ठीक ठाक कर दिया था, बट अगेन गलत होने के कारण थोड़े मार्क्स रिड्यूस हो गए थे। जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया था, मैंने थोड़ा उल्टा वो कर दिया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ा नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ईजी है, और ईजी के चक्कर में मैंने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन उल्टा कर दिया। क्योंकि मतलब मैं एकदम उल्टा सोच रहा था उसमें, क्योंकि मतलब कुछ था शायद कुछ होता है, मतलब कि इतना
प्योरिटी वगैरह शायद पानी की कुछ होती है जिसके कारण मतलब फिश वगैरह को इशू क्रिएट होता है। तो उसमें मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मुझे ऐसा लगता था कि इसके ऊपर या नीचे होना चाहिए, और मैं उल्टा सोच रहा जस्ट मतलब जो होता है। तो अगेन वही मतलब एक क्वेश्चन इसका गलत हो गया। और फिर मतलब केमिस्ट्री में हमारे नहीं पता 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही अजीबोगरीब आए थे, जिसमें मैंने सोचा था कि मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके 2 ऑप्शन बचाए थे, और उसमें सोचा कि अब 2 ऑप्शन ही है, गेस कर देना चाहिए, और वो भी मेरे गलत हो गए थे। तो इस कारण से केमिस्ट्री में ज़्यादा गलत होने के कारण फिर थोड़े मार्क्स नेगेटिव हो गए थे। बाकी केमिस्ट्री में भी अटैम्प्ट तो मैंने ठीक ठाक कर दिया था। मैथ में दिक्कत आई थी और टाइम बहुत कम बचा था, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चन में मैंने बोला मैंने 20 मिनट दे दिया था, जो गलती नहीं करनी चाहिए किसी को, क्योंकि अगर आप करते हो तो मेरा मैथमेटिकल रीजनिंग का भी क्वेश्चन छूट गया था मैथ्स का। तो क्योंकि अगेन वो सबसे लास्ट क्वेश्चन था मैथ में। सबसे पहले मैंने फिजिक्स की थी, फिर केमिस्ट्री की थी, और फिर मैंने मैथ की थी। तो मैथ में क्या हुआ, वही मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, और जब मैंने वो खोला मेरे पास 20 से 25 सेकंड थे, और वो क्वेश्चन छूट गया इसलिए, क्योंकि 20 से 25 सेकंड में अब मैं क्या ही करता, और उसमें भी PQR स्टेटमेंट दिए थे, तो वो फंस गया। मतलब अगर मैंने वही 20 मिनट का एक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन छोड़ दिया होता, मतलब 5-10 मिनट, मतलब 5-6 मिनट में छोड़ दिया होता, तो वो मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथ के 1-2 और क्वेश्चन मैं कर सकता था। ऐसा नहीं था मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मैथ के मतलब आते ही नहीं थे, आते थे, बट अगेन वही टाइम नहीं होने के कारण मुझे मैथ ज़्यादातर तो छोड़नी पड़ी थी। तो थैंक यू गैस, ये हमारा पूरे 4 वीक्स का प्लान था। इसमें हाँ मैथ का मुझे पता है बहुत सारे क्वेश्चन छूट गया है, बट अगर आपको जैसे मतलब किसी चीज़ में दिक्कत होती हो तो आप मैथ का क्वेश्चन कर लो, है ना, उसके जगह। बट मुझे लगता नहीं है यार कि मैथ के क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ जिन्होंने जेईई मेंस बस इसलिए ख़राब किया क्योंकि उनका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट था। फेवरेट तो सब्जेक्ट मेरा भी 10th तक का मैथ्स था, बट मुझे जेईई में ये रियलाइज़ हुआ कि यार जेईई में मैथ्स जो आ रही है वो थोड़ा चीटिंग कर रहे हैं। मतलब वैसा मैथ नहीं देना चाहिए, उतना टफ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप फिजिक्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रख रहे हो, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन आ जा रहा है। मैथ में अलग ही दुनिया की मैथ्स लग जा रही है, उसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगा दे रहे हैं, ठीक है। मतलब वो सोल्यूशन देखने के बाद बस समझ में आता अच्छा ऐसे सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन जब तक आपके पास नहीं आता तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन में। हाँ, आप टॉपर कर ले जाते हैं वो क्वेश्चन, क्योंकि उनको बस हो गया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रहती है, उनके क्लिक कर जाता है कि अच्छा ऐसे कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, बट नॉर्मल बच्चों के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है वो। तो वही मतलब फिर मैं समझ गया था, तो मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस किया था, मैथ में बहुत कम किया था। तो यही आपकी प्लानिंग है। 28 डेज़ का मैंने प्लान दे दिया है। लगभग ये प्लान मैं चाहता हूँ आप 31 डेज़ फॉलो करो, ठीक है। 31 डेज़, ये वीडियो में भी 20 तारीख को अपलोड होगा या 19 तारीख को अपलोड होगा। तो 20 तारीख से आप 31 डेज़ काउंट करोगे, अगर 21 तारीख से अगर आप फॉलो करते हो इसे, तो 21 तारीख से आई थिंक 20 जन तक ये हो जाएगा। और आपका मेरे ख्याल से 22 तारीख से पेपर है, तो मतलब 22 तारीख से जेईई मेंस की डिफरेंट शिफ्ट्स चालू हो जाएंगे, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें, है ना, थोड़ा जेलस फील मत करें कि यार स्ट्रेटजी हमें पता चल गई तो शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो शेयर कर देना, ठीक है, ताकि आपके दोस्त की भी हेल्प हो सके, ठीक है। हो सकता है आप स्कोर ना कर पाओ इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद भी, ड्यू टू सम रीज़न, लक फैक्टर, है ना, वहीं आपका दोस्त कर ले तो आपका दोस्त आपको थैंक यू बोलेगा, है ना। तो ये वीडियो यार जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो करो। और मैंने बोला था कि इसका आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा अगर इस वीडियो में अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं तो। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और वीडियो को लाइक कर देना।